हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। आई एम हियर विशाल कश्यप। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि आपको कैसे एक गुड आंसर लिखना है मेंस में, और आपको उस मतलब लिखते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक कि आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टिव वर्ड्स क्या कहना चाहता है, जो कि मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बताया कि कमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन में आपका क्या मतलब होता है, इलूसिडेट का क्या मतलब है, इलस्ट्रेट का क्या है। तीसरी वीडियो में बताया कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे इनकलकेट करना है उसके अंदर में। अब उसके बाद एक सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है, चाहे कोई प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है या उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या इन बिटवीन है, वो भी अभी सिलेबस मतलब आधा हुआ है या स्टार्ट कर रहा है, जो भी है सच। और वो क्वेश्चन क्या बच जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि मेंस के नोट्स किस तरीके से बनाएं, या क्या मेंस के नोट्स प्रीलिम्स के नोट्स से अलग होते हैं। एक्चुअल में सिलेबस तो एक ही है। अब लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी आपको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। आपको मेंस के लिए पढ़ना है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा क्या डिफ्रेंशिएशन होता है जो कि हम मेंस में और प्रीलिम्स में कर पाए। ठीक, मतलब चलिए मैं एक इधर साइड में मेंस लिख लेता हूँ, इधर मैं प्रीलिम्स लिख लेता हूँ। ठीक, अब इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन करना होगा मेरे को। जिस टाइम पे मान लीजिए कि मैं पॉलिटी ही पढ़ रहा हूं, अब आपने पॉलिटी पढ़ी और आपने लक्ष्मीकांत को उठाया, और मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स देखिए एज सच वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन मार्केट, जस्ट लाइक जैसे आप रमेश सिंह भी हैं, ठीक, विवेक सिंह भी है, तमाम बुक्स हैं, संजीव सर की भी है, तो तमाम है। वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रमेश सिंह पढ़नी है, बट मान लेते हैं कि आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, ठीक। ऐसा आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़िए। बस बात यह है कि समझ आना चाहिए। आप किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ रहे हैं, बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रमेश सिंह से पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस होता है। आपने संजीव वर्मा से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा है, आपको ये बेसिक चीजें तो पता ही होंगी ना। तो जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स को अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें और क्या क्या उसमें अलग अलग करना है। ठीक, एक्चुअल में प्रीलिम्स तो निकल गया, चलिए ठीक है सर, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन बात है मेंस की। अब फोकस तो इस पे हमको ज्यादा रखना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं मेंस के नोट्स तब प्रिपेयर करूं जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, तो तब तो आप लूप में फंस जाएंगे, और आप ऐसा गंदे लूप में फंसेंगे कि आप उस साइकिल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। एक विशियस साइकिल हो जाएगी पूरा, कि आपने प्रीलिम्स पे फोकस कर लिया, चलो ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तभी हम मेंस पे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये स्टार्टिंग से ही लेके चलना होता है। अब मान लेते हैं हम कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, जुडिशरी वाला आपने टॉपिक पढ़ लिया। अब जुडिशरी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, अब आपने ये पढ़ लिया और अब आपको इस पर नोट्स बनाने हैं। जुडिशरी पूरा एकदम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सारे आपने पढ़ लिए। लेकिन अब बात ये आ रही है कि भाई प्रीलिम्स के और इसमें मैं नोट्स में कैसे बनाऊं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल आ रहे हैं, फैक्चुअल तो आते नहीं है, यूपीएससी है, पीसीएस नहीं है कि आपसे पूछ लिया आर्टिकल 124 क्या है, आपसे पूछ लिया आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। आर्टिकल नहीं पूछा, पूछता है आर्टिकल, एक आध पूछ लेता, जैसे अभी इस साल पूछ लिया था, वो तो हर साल ही पूछ लेता है एक दो आर्टिकल, वो तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सा। जैसे इस बार 2024 वाले में पूछा राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल कौन सा, 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका था कि के एस पुट्टास्वामी केस वगैरह किससे रिलेटेड है, इस तरीके से। तो वो तो एक कॉमन चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही पूछ रहा है। तो सिंपल, जिस टाइम पे आप प्रीलिम्स के और मेंस के नोट्स बनाएं, देखिए बेसिकली आपको सबसे पहले नोट्स बनाते समय इस चीज को भी भूल जाइए कि प्रीलिम्स और मेंस, आप सबसे पहले वो चीजें लिखेंगे ना जो आपको रिवाइज करनी है, जो आपको लग रहा है कि यार मैं ये चीज भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। वो डिपेंड करता है हर एक के माइंड पे, हर एक का कैपेसिटी पे, कि क्या कैसी कैपेसिटी। मान लीजिए कि मैं भूल जाता हूँ आर्टिकल 124 क्या है, तो मैं अभी प्रीलिम्स और मेंस को साइड में रखता हूं। मैं सिंपल अपने पर्सपेक्टिव से क्या क्या उस नोट्स के अंदर में लिखूंगा कि भाई आर्टिकल 124 क्या था, कहां कहां से स्टार्ट होता है, कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और वो मेरे को लिखनी है। मैं साइड में लिख लेता हूं कहीं और। ये भी मैं भी भूल जाता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस डजंट मैटर। अभी पहले मैं अपने लिए तो देखूं मेरे को कितना याद रह रहा है। ठीक, 124 ये सारी चीजें छोटी छोटी मैंने लिख लिया कि देखिए सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, कोलकाता में बना था ये, उस टाइम पे रूलिंग एक्ट वगैरह आया था। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन साइड में, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं
एलिमिनेशन में हेल्प कर सकती है। ये मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग होगा। अब क्या करेंगे आप, ये प्रीलिम्स में भी यूजफुल हो जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स में यूजफुल नहीं होगा। कभी मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया तो आप सीधा बता सकते हैं, ठीक। अब उसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए, जस्ट लाइक जैसे आप आर्टिकल 131 पे पूछे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक, मान लेते हैं। अब यहां से प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कब अप्लाई होती है, कब सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के मतलब तहत ये सारी चीजें करता है। तो आपको पता होगा कि दो स्टेटों में कोई मतभेद हो जाता है, सेंटर और स्टेट में हो जाता है, या सेंटर या स्टेट एक साथ हो, दो स्टेट अलग हो, वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक। अब सेम यही चीज क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेंस के लिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपने ये चीज लिखी, और क्या वो मेंस में इस तरीके से पूछी जाएगी कि मेरे को सीधा उठा के वैसे लिख देना? नहीं, ऐसे नहीं। मेंस इज टोटली अबाउट मतलब एनालिसिस, कि आपको एनालाइज करना है। अब मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है जुडिशरी से? मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड वगैरह देखेंगे तो अभी मतलब चलिए करंट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। अभी जुडिशरी में कई बार ये आ जाता है कि भाई पेंडिंग ऑफ केसेस बढ़ रहा है, पेंडिंग ऑफ केसेस बढ़ रहा है। इसी को ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा इशू चल रहा था पिछले साल के तमाम करंट अफेयर न्यूज में वगैरह में रहा। अब सर जो मैंने नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स और मैंने अपने लिए, अब क्या मैं उन नोट से इसको टैकल कर पा रहा हूं? आपको ये नहीं करना है कि आपने एक कॉपी अलग बना लिया, रजिस्टर बना लिया, ये प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। नहीं, एक ही में आप इनकलकेट करिए, एक ही में टॉपिक को पूरा इनकलकेट करना है। ये आपने पूरा थोड़ा डाटा वगैरह मेंस मतलब प्रीलिम्स वगैरह के लिए और अपने लिए लिख लिया। अब वहीं पे जुडिशरी में मेंस के लिए लिखना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? पेंडिंग ऑफ केसेस है जुडिशरी से रिलेटेड। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात कि क्यों बढ़ रहा है। मैंने वहां पे मैं आपको इसमें एक सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। मैं मतलब कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उसको कैसे आपको अपने नोट्स में करना है, कैसे नहीं। अब मान लीजिए पेंडिंग ऑफ केसेस है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यार मेंस में हमको क्या क्या लिखना होता है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। अब मैं जिस टाइम पे नोट्स बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई पेंडिंग ऑफ केसेस बढ़ क्यों रही है, ठीक। तो मेरे को पता है यार जो जजेस हैं वो कम पढ़ रहे हैं। मतलब मैं पूरे पूरे नहीं, मैं एक शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में लिख दूंगा, मतलब 5-5 पॉइंट मेरे को पता होने चाहिए। अगर कोई मेरे से सामने से पूछे भाई बताओ पेंडिंग ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट आराम से आपके उंगलियों पर रटे होने चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ठीक, कि पेंडिंग ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जजेस वगैरह जो हैं वो काफी कम हैं, ठीक। केसेस बढ़ रहे हैं, और केसेस अब कोई भी इस तरीके को पीआईएल जो है, पीआईएल तमाम इस तरीके की कोई भी दायर कर देता है। अब उसके लिए अलग से कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस अब आप जो पीआईएल दायर करेगा तो उसके लिए एक अलग से मतलब मेंबर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं कि हाँ जो एक्चुअल में पीआईएल है वो आप इधर लेके आइए, वरना हर एक कोई पीआईएल दायर करता रहे तो फिर तो ऐसे नंबर ऑफ पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है साइड में, ठीक। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं इसमें आपको बताता हूं, चलिए। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल वाला इशू एक टॉपिक है, ठीक। अब जब मैं पॉवर्टी पे कुछ भी ऐसे अपने लिए नोट्स बना रहा था, तो पॉवर्टी एक्चुअल में किसने क्या कहा, जस्ट लाइक जैसे इसमें मेंशन कर दे कि यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने बताया कि इतने नंबर जो है वो इंडिया में ऐसे पॉवर्टी में है, ये सारी चीजें करके, ठीक। फिर मैं उसमें लिख दिया कि भाई पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, ठीक। ये तो आजकल चलो डिजिटल हो गया, अब हम सबके लिए आसान हो गया है, तो सीधा कॉपी पेस्ट कहीं से भी कर लो, आराम से बन जाएगा। अब तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, वरना आप इसको नोटबुक में जो भी जैसे भी करना चाहें। लेकिन आजकल सब टैब लैपटॉप वगैरह सारे यूज कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ईजी हो गया। तो कोजेज ऑफ पॉवर्टी लिख दे भाई, हिस्टोरिकल क्या है, इकोनॉमिक कारण क्या है, सोशल कोज क्या है, ज्योग्राफिकल कोज क्या है, एनवायरमेंटल कोज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ठीक। अब क्लासिफिकेशन क्या है पॉवर्टी का, पॉवर्टी कितने टाइप की होती है भाई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी पॉवर्टी, एसडीजी इससे रिलेटेड है कि नहीं है, पॉवर्टी से रिलेटेड वो लिख दिया। ग्लोबल एफर्ट क्या लगाए जा चुके हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक। और क्या है डाटा रिलेटेड मतलब इंडिया से कि क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इम्पैक्ट क्या है कोविड-19 का पॉवर्टी पे। ऑब्वियसली बात है कोविड-19 का पूछा जा सकता है, बताओ भाई कोविड-19 ने पॉवर्टी पे क्या इंपैक्ट डाला,
क्या नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी में गए या निकले, या ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इम्पैक्ट क्या था क्लाइमेट चेंज का पॉवर्टी पे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है। ठीक, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज भी इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा एक पैटर्न ही बदल जाता है ना, एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी सिस्टम एकदम पूरे तरीके से। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, उसके कारण क्या है, मतलब अब आप देखेंगे तो इसके अलावा मैं अगर कहीं से जाऊं भी ना पढ़ने तो ये मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। देखो पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको टैकल कर सकता हूँ इजीली। मैंने इसमें ये भी क्या है माल न्यूट्रिशन के कारण हंगर इन इंडिया कैसे हो रहा है, चैलेंजेस क्या है, मतलब सारी चीजें इसमें ओवरऑल आपको मिलेगा। क्या क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पोषण अभियान वगैरह, ये सारी चीजें एकदम। अब इससे क्या होगा कि अगर कभी भी मेंस के अंदर में कोई भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इतना पता है कि मैं सारी चीजें लिख दूंगा। ठीक, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन मैं पॉवर्टी को काफी अच्छी तरीके से टैकल कर सकता हूं कि देखिए भाई कारण ये है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे। अब जिस टाइम पे मेंस होगा तो उस टाइम पे मेरे को क्या होगा कि मतलब एकदम मैं वो नहीं होऊंगा कि होपलेस हो गया कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ रिवाइज करने के लिए नहीं है, ये भी नहीं है। उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो नोट्स मैंने उस टाइम पे बनाए हैं, जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूं, मैं इनको थोड़ा सा और क्रिस्प में कर सकता हूं, जिससे कि जिस टाइम पे मैं GS1-2 एग्जाम देने जा रहा हूं या 3-4, तो मैं आधे एक घंटा पहले गो थ्रू हो जाऊं। जस्ट लाइक जैसे हम GS4 एथिक्स में करते हैं, क्या करते हैं हम अलग से डेफिनेशंस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। GS4 देने से पहले मैं उसको एक दो बार रिवाइज करके चला गया और सीधा आ गया, उसमें लिख के आ जाएंगे। ठीक, तो मेंस डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है प्रीलिम्स। पता है मेंस तो आप जैसे तैसे करके भी टैकल कर सकते हैं, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। आपको लास्ट में आप होश पोश में नहीं रहेंगे कि भाई ये कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ही ये आता है कि सर मैंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो मैं मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाऊं। अरे एक ही टॉपिक को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए वहीं पे ही। ठीक, और जैसे मैंने आपको बताया आजकल तो सब क्या कर रहे हैं, डिजिटली हम सारी चीजें बना रहे हैं। तो जैसे आप इसमें रीजनलिज्म का देख सकते हैं, ये GS1 का सोसाइटी वाले उसमें मैंने कवर कर लिया था, वैसे तो ये GS2 में भी आ जाएगा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि कितने तरीके की रीजनलिज्म होती है, बेसिस क्या है रीजनलिज्म का, ज्योग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल। अब मेरे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ इसके कारण क्या है, तो मैं 5 पॉइंट इसमें से कुछ भी उठा के लिख दूंगा जो मेरे को ध्यान आएंगे। और जिस टाइम पे मैं मेंस दे रहा हूँ या आप दे रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में कुछ नहीं, इनको क्रिस्प वे में लिख लीजिए, क्योंकि पता तो मेरे को है। मैं सीधे लिख लूंगा अच्छा इकोनॉमिक, मैं कोई कीवर्ड बना लूंगा कि भाई ये इकोनॉमिक कारण ये है, हिस्टोरिकल ये था ये था। अब मेरे को क्या होगा कि जो मैंने पढ़ रखा है वो मेरे को रिकॉल हो जाएगा। लेकिन एट द एंड मेंस के टाइम पे आप ये सारी चीजें करेंगे तो नहीं हो पाता है पॉसिबल। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म क्या, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है उसका, ठीक, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है उसका, रीजनलिज्म क्यों अभी भी मतलब है इंडियन सोसाइटी में। ठीक, रीजनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंशिएशन है, रीजनलिज्म कैसे प्रमोट करता है फेडरलिज्म को, चैलेंजेस। आपको पूरा एक ही टॉपिक में हर एक चीज मिल जाएगा, आपको इसके बाहर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आप इस तरीके से अपने लिए बनाइए। ठीक, मेंस के नोट्स हमेशा अपने ही होते हैं, कभी किसी के नोट्स अगर मतलब अभी जैसे कोई बोल सकता है सर ये वाले नोट्स की PDF वगैरह आप हमको दे दीजिए, वो कर दीजिए। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि नोट्स हमेशा अपने ही बनते हैं, किसी दूसरे के नोट्स आपको मतलब एक सिर्फ रेफरेंस ले सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कि जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज कर लीजिए, क्या कि आपने टॉपिक पढ़ा, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, आपको लग रहा है कि ये यहां से मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां से आपने उसमें लिख लिया कि इसका कारण क्या है, चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या कर रही है सरकार। ठीक है कि नहीं। अब जस्ट लाइक जैसे आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं MSME का टॉपिक, तो MSME में आप बना रहे हैं क्या नाम है, नोट्स बना रहे हैं, तो वहीं पे आप लिख लीजिए कि MSME का सिग्निफिकेंस क्या है, उससे क्या होता है, इंडिया की ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है, चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस के बाद गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स लगा रही है और हम क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड। अब आप ये सोचिए जिस टाइम पे आप मेंस दे रहे हैं तो आपके पास सारी चीजें हैं कि भाई MSME से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए और आपको वहां पे ध्यान नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप उतना लिख देंगे जितने आपने नोट्स बनाया है कि नहीं। तो इस तरीके से आप नोट्स को बनाते हुए अपने चलिए, तो आपको क्या होगा, आपको 10-12 नोटबुक नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही नोटबुक में आपका प्री और मेंस दोनों फिनिश। अब प्रीलिम्स के लिए MSME से रिलेटेड लिखना है तो आप वहां पे गवर्नमेंट एफर्ट लिख लीजिए, कितना मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है, माइक्रो में कितना आता है मतलब इन्वेस्टमेंट होता है,
और मीडियम में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी चीजें आपके लिए क्रूशियल इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, और ऐसा सच ये पूछा भी गया है 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक, तो मतलब एक ही नोटबुक में लिखना है, ये 10-12 नोटबुक नहीं बनानी है, ये 10-12 रिसोर्सेज से कवर नहीं करना है इधर उधर कि आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। लास्ट में जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको खुद पता चल रहा है आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि आप क्या कर सकें कि आप मतलब पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें, कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो कभी मतलब क्या होता है, कई बार दिमाग में जिस टाइम पे भी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन आ जाता है कि अरे मैं वहां से ले लूंगा XYZ कोचिंग से, वहां से कर लूंगा, वहां से कर लूंगा, ये हो गया। अरे आपके पास क्या है लास्ट में रिवाइज करने के लिए? वो तो इतनी मोटी मोटी बुक रहती हैं, रिवाइज कहां से करेंगे? रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस ना। मैंने पढ़ तमाम लिया है लेकिन मेरे को याद कितना है, मैटर तो वो करता है। मेरे को याद ही नहीं रह रहा है, मैंने 10-12 किताबें पढ़ ली हैं, यहां से ये मेंस का पढ़ लिया, यहां से ये पढ़ लिया है, यहां से ये नया प्रोग्राम निकला किसी का, मैंने वो पढ़ लिया, यहां से नया प्रोग्राम, ये मेरे को याद कहां रह रहा है? अगर मैं मतलब आप अगर जिसने इस तरीके से करा हो, आप उससे कभी पूछना हो, उसको छोटी बेसिक चीज भी नहीं पता होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ध्यान नहीं है एट द एंड लिखना क्या है, वो कंफ्यूज है। उसने एक ही टॉपिक पे अलग अलग जगह से पढ़ लिया है, ए कोचिंग से, बी से, सी से, डी से, ई से, लेकिन जिस टाइम पे उसको बोला गया कि ये क्वेश्चन का बताना, नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हर एक इंफॉर्मेशन घूम गई है। और जब हर एक इंफॉर्मेशन घूम जाती है तो हम एक विशेष साइकिल में फंस ही जाते हैं, और फिर एट द एंड रिजल्ट क्या होता है वो आपको भी पता है। ठीक, तो इसलिए अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपने नोट्स में ही अपडेशन करिए। ये नहीं कि आपने बोला कि अरे वो मेरे पास पड़ी है ना, उसमें ही पढ़ लेंगे हम, नहीं। उसी टाइम पे मान लीजिए MSME से रिलेटेड कोई सरकार कोई स्कीम लेकर आई है या कुछ भी ऐसा सच, मान लीजिए रोड टैप करके स्कीम वगैरह चलाई, ये नहीं कि आपने XYZ उस कोचिंग की मैगजीन से पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नहीं। आपने जो नोट्स बनाया था MSME में, आप वहीं पे लिखिए कि सरकार ने ये और नया इनिशिएटिव लिया, रोड टैप वहीं पे लिख देना। अब क्या होगा, जिस टाइम पे आप रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज ध्यान में आ जाएगी। एट द मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे जिस टाइम पे एग्जाम होगा, आप वो पूरी मैगजीन को रिवाइज करने नहीं बैठेंगे। उस टाइम पे दिमाग में 10-12 चीजें चलती हैं कि मेरे को इकोनॉमिक्स भी रिवाइज करना है, हिस्ट्री भी करना है, पॉलिटी भी करना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी करना है, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने नहीं बैठेंगे। और वो चीजें आप लोग समझ भी रहे होंगे जो एग्जाम दे भी चुके होंगे या जिन्होंने प्रीलिम्स भी दिया होगा, जिन्होंने सोचा होगा ना कि लास्ट में वो वाली कोचिंग का वो करंट अफेयर पढ़ लूंगा, या ये पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, लास्ट में सीसेट कर लूंगा, इस तरीके से। तो जब 5 से 10 दिन बचते हैं ना, तो दिमाग में तमाम चीजें आती हैं, अरे यार अभी तो वो पढ़ना रह गया, एनवायरनमेंट का ये नेशनल पार्क पढ़ना रह गया, वो रह गया, ये सारी चीजें, तो तब आपको कुछ ध्यान नहीं रहता जो आपने लास्ट के लिए छोड़ा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साथ में ही लेके चलिए। मना नहीं कर रहा हूं कि XYZ कोचिंग से कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, पढ़िए आप उनको, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं किस चीज को, बट वहां से जो आपने कुछ नया सीखा है उसको डायरेक्टली अपने नोट्स में इनकलकेट करिए, डायरेक्टली उठाइए। जो भी लाइन अच्छी है, जैसे मैंने कल आपको न्यूज़पेपर का बताया, कोई भी लाइन कुछ भी अच्छी लगी हो, डायरेक्टली उठा के नोट्स में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा सा पढ़ा और वो आपको ध्यान नहीं रहेगा एट द एंड। अगले साल मान लीजिए कि अगले साल आप मेंस लिख रहे हैं और मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा या आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, कुछ अच्छा लगा उसमें, क्या ध्यान रहेगा? मैं बोल रहा हूँ ये 1 हफ्ते बाद ध्यान नहीं रहेगा। आप लोगों के दिमाग की कैपेसिटी अच्छी है, 1 महीने तक आप ध्यान रख सकते हैं, 1 साल तक ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो जो आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, कुछ भी अच्छा लगा, डायरेक्टली सीधे नोट्स में लिख दीजिए, या अलग से एक मैंने कल ही बताया था, एक फाइल बना लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वही आजकल चल रहा है, टैब वगैरह, लैपटॉप वगैरह, जो भी आप करना चाहें। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से नोट्स बनाना है मेंस के लिए। और अभी मैं धीरे धीरे फिर इसका PYQ एनालिसिस चालू कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पूरे मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीधा हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए करना क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे घर बनाना है, घर तो सीधा नहीं बना सकते हैं, ईंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, मतलब आयरन की जरूरत पड़ेगी, तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो तभी बनेगा ना। तो मैंने अभी वो सारी चीजें, रॉ मटेरियल आपके सामने एकदम रख दिए हैं, अब उनसे हम घर बनाएंगे। ठीक, अब उनसे हम आंसर राइटिंग करेंगे ना। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिसोर्सेज कवर करने हैं, कहां से कवर करना है, न्यूज़पेपर का कितना रोल रहेगा, कैसे। अब मैं इसका पूरा एकदम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पूरा एकदम अच्छी तरीके से करके बताऊंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।